नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के राज में गब्बर सिंह टैक्स की लूट। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की पीएम मोदी से मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। सीबीआई ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम पर की कार्रवाई। चेन्नई स्थित आवास पर की छापेमारी। चीनी वीजा केस में हुई छापेमारी। एलन मस्क ने ट्विटर डील की कैंसिल। ट्विटर कर्मचारी बोले, पहला सीजन हुआ खत्म, कोर्ट में होगी मस्क से जंग। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है महाराष्ट्र के अमरावती में हुई घटना से। देश में पिछले कुछ सालों में धर्म के नाम पर लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। धर्म का ये मुद्दा इतना संवेदनशील बन गया है कि इसके नाम पर देश में जमकर राजनीति हो रही है और देश अब दो हिस्सों में बंटना जा रहा है, जिसका असर ये हुआ कि पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पैगंबर को लेकर दिया गया गलत बयान 2 लोगों की जान जाने का कारण बन गया और उदयपुर और अमरावती से ऐसी घटनाएं सामने आई जिस पर बीजेपी ने खूब शोर मचाया। लेकिन अब बीजेपी ही इस मामले में फंसती नजर आ रही है। आखिर क्या है मामला, इसी खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं देश में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का लंबे समय से विरोध चल रहा है। विपक्ष लगातार इस योजना को रद्द करने की मांग कर रहा है। अब इसी बीच बीते दिन जापान के पीएम की जान जाने के मामले में हुई जांच में कुछ ऐसा निकल कर आया है जिससे विपक्ष के हाथ अग्निपथ योजना का विरोध करने की एक बड़ी वजह लग गई है। इसके अलावा बात करेंगे कि अब किस मामले में नीतीश और बीजेपी आए आमने सामने। साथ ही जानेंगे तेलंगाना विधानसभा क्यों समय से पहले हो सकती है भंग। इसके अलावा उद्धव ने क्यों खेला इमोशनल कार्ड, इस पर भी करेंगे बात। इसके अलावा और भी कई खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर गलत बयानी की थी। इसका असर सिर्फ देश ही नहीं दुनिया पर हुआ। पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध हुआ। इतना ही नहीं, 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनका कसूर था कि उन्होंने नुपुर का समर्थन किया। अब क्योंकि ये घटना राजस्थान और महाराष्ट्र की थी तो बीजेपी ने इसे खूब भुनाने की कोशिश की और इस पर राजनीति की। लेकिन जब इस मामले की जांच हुई तो कुछ ऐसा निकल कर आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। पहले अमरावती और फिर उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले की जान ले ली गई। बीजेपी ने तुरंत ही इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि मामला महाराष्ट्र और राजस्थान का था, जहां सरकार बीजेपी विरोधी दलों की थी। महाराष्ट्र में तो अब सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन राजस्थान में अभी सरकार कांग्रेस की ही है। बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही थी कि आखिर हिंदुओं पर हमले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं। लेकिन जब घटना की एनआईए ने जांच की तो बीजेपी खुद ही मुश्किल में फंस गई है। आज देश के 22 शहरों में कांग्रेस ने 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन मामलों को लेकर बीजेपी से सवाल पूछे हैं। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अलगाववाद की राजनीति नहीं करती, लेकिन जब सत्तारूढ़ दल के तार सरेआम देश विरोधियों से जुड़ रहे हो तो हमारा दायित्व बनता है कि कुछ तथ्य हम सामने रखें। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, उदयपुर में कन्हैयालाल की जान लेने वाले रियाज अटारी ने नवंबर 2019 से बीजेपी की सदस्यता ली। वो बीजेपी का सक्रिय सदस्य है। रियाज अटारी राजस्थान भाजपा के कदावर नेता गुलाब चंद कटारिया के दामाद की फैक्ट्री में काम भी करता था। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा निशाना बनाने की कोशिश में जुटे 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। उनमें से एक का नाम तालिब हुसैन शाह है, जिसकी अमित शाह के साथ फोटो है। तालिब हुसैन शाह बीजेपी का पदाधिकारी भी है। वो जम्मू क्षेत्र के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की IT सेल का इंचार्ज है। देश के गृह मंत्री कमरे में तालिब हुसैन के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अगर उन्हें नहीं पता कि तालिब के तार कहां जुड़े हैं तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर की श्रेणी में आएगा। पवन खेड़ा ने कहा कि हैरानी की बात है कि नुपुर शर्मा बीजेपी से, रियाज अटारी बीजेपी से, तालिब बीजेपी से, ये बीजेपी की रणनीति दिखाई दे रही है। बीजेपी आला कमान एक और नुपुर शर्मा से कुछ कहलवाएंगे और दूसरी ओर रियाज अटारी से कुछ करवा देंगे और आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिए जाएंगे। कांग्रेस तो बीजेपी को घेर ही रही थी। इस बीच अमरावती मामले की जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोहले के मामले की जांच के दौरान एनआईए ने जिन लोगों को अभी तक
गिरफ्तार किया है उसमें एक नाम इरफान का भी है और दावा किया जा रहा है कि इरफान के रिश्ते बीजेपी से हैं। वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इरफान की एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो भगवा झंडा लिए नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि इरफान ने अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का प्रचार भी किया था। यानी कि हर वो घटना जो धर्म के नाम पर घट रही है, सभी में बीजेपी का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, जिस कारण से बीजेपी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, उदयपुर, अमरावती सभी जगह पर हो रही घटनाओं के तार अब बीजेपी से जुड़ते दिख रहे हैं। यानी बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है और उसकी बोलती बंद हो गई है। वैसे बोलती तो टीएमसी ने भी मोदी सरकार की बंद कर दी, क्योंकि बीते दिन जापान के पीएम की जान जाने के मामले में कुछ ऐसा कारण सामने आया जिसने एक बार फिर मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। देखिए रिपोर्ट। जहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की जान जाने से हर कोई हैरान है, तो वहीं भारत में इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति हो रही है। मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना को शिंजो मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के जरिए शिंजो अबे की जान जाने को सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ से जोड़कर लिखा है। जागो बांग्ला में जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे की जान जाने पर अग्निपथ की छाया टाइटल से लेख लिखा गया है। इस लेख में कहा गया है कि शिंजो अबे को मारने वाला शख्स भी सेना में 3 साल काम करके रिटायर हुआ था, जिसे पेंशन भी नहीं मिलती थी और कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। ठीक इसी प्रकार से भारत में सरकार अग्निपथ स्कीम ला रही है। इसके अलावा मुखपत्र में कहा गया कि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ लोगों की शिकायत क्यों है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इस घटना को अग्निवीर स्कीम से जोड़ते हुए कहा था कि इस मामले के लिए जिम्मेदार पेंशन न पाने वाला सेना का एक व्यक्ति है। वहीं कांग्रेस के भी एक राष्ट्रीय नेता ने कहा था कि शिंजो अबे को गोली मारने वाला शख्स बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था। बता दें कि देश में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई थी। युवाओं ने लगातार सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की है, पर सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो इस योजना को वापस नहीं लेगी। अबे मामले में जांच में सामने आया कि गोली चलाने वाला सेवानिवृत्त सिपाही था, जिसे पेंशन नहीं मिल रही थी। यानी अग्निपथ का विरोध करने के लिए विपक्ष के हाथ एक मजबूत वजह लग चुकी है। ऐसे में विपक्ष खुलकर इसे रद्द करने की मांग कर रहा है। लेकिन सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इस योजना का विरोध तो सरकार के सहयोगी भी कर रहे हैं, जिनमें से एक है जेडीयू। अग्निपथ को लेकर तो दोनों के बीच विवाद चल ही रहा था कि अब एक और मामले में नीतीश और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सत्ताधारी एनडीए अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। कारण है एनडीए में सहयोगी दलों के बीच खटपट। गौरतलब है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और लगभग हर मुद्दे पर दोनों के बीच बहस देखने को मिलती है। बीते दिनों जेडीयू अग्निपथ योजना का दबी-जुबान से विरोध करती दिखाई दी थी। इतना ही नहीं, सत्र के दौरान राजद के साथ जेडीयू ने भी विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद खलबली मच गई थी। वहीं अब एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसने दोनों के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। दरअसल हाल ही में बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों के एक बड़े स्तर पर तबादले के आदेश दिए थे, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलट दिया है। अब नीतीश के ऐसा करने से साफ संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अपनी कुर्सी की ताकत दिखाने के मूड में हैं और ये सब राजद के दांव का असर है। दरअसल बीते दिनों एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे, जिसके बाद राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और बीजेपी दूसरी। ऐसे में अब बीजेपी अगर सत्ता में बने रहना चाहती है तो उसे नीतीश के नखरे उठाने ही होंगे, क्योंकि अगर नीतीश ने बीजेपी से दूरी बना ली तो बीजेपी सत्ता से बाहर ही हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी तो फूक फूक कर कदम रख रही है और नीतीश बीजेपी को मजा चखा रहे हैं, क्योंकि अब बाजी नीतीश के हाथ में है। क्योंकि अगर गठबंधन टूटा तो बीजेपी के पास सरकार में बने रहने के लिए कोई सहारा नहीं होगा। नीतीश ने बीजेपी कोटे के मंत्री के फैसले को बदल दिया। जाहिर है कि नीतीश अब बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, यानी बिहार में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। बिहार में सत्ता जा रही है और तेलंगाना की सत्ता पर राज करने का सपना भी अब टूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने ऐसा प्लान बनाया है कि बीजेपी सिर्फ हाथ मलती ही रह जाएगी और सत्ता उसके हाथ नहीं आएगी। देखेंगे इस रिपोर्ट में।
तेलंगाना में अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव अभी से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में अब तक मुकाबला कांग्रेस और टीआरएस के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार मुकाबले में बीजेपी ने भी एंट्री मार ली है, जिस कारण अब त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी की योजना 2023 में सभी को चौंकाते हुए राज्य की सत्ता पर काबिज होने की है। राज्य में अगले साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी की योजना को फेल करने की तैयारी केसीआर ने शुरू कर दी है। केसीआर तेलंगाना में समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। वो 6 महीने पहले ही तेलंगाना विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, जिससे तेलंगाना में विधानसभा चुनाव तय समय से 6 महीने पहले हो जाएंगे। यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ ही तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी के लिए कर्नाटक इस समय सबसे महत्वपूर्ण राज्य बना हुआ है, क्योंकि दक्षिण का ये एकमात्र राज्य है जहां सत्ता में बीजेपी है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस कर्नाटक पर रहेगा और वो तेलंगाना में केसीआर को मजबूत चुनौती नहीं दे पाएगी। राज्य में बीजेपी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय पर निर्भर हैं और दोनों नेताओं के बीच खटपट सार्वजनिक हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए पहले से ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। साथ ही राज्य में कांग्रेस भी मजबूती से डटी हुई है। ऐसे में केसीआर विरोधी वोटों में बंटवारा भी तय माना जा रहा है। समय से पहले चुनाव कराने का केसीआर का फॉर्मूला नया नहीं है। 2018 में भी उन्होंने समय से पहले चुनाव करा लिए थे। दरअसल तेलंगाना में पिछली बार विधानसभा चुनाव 2019 के आम चुनावों के साथ होने थे, लेकिन केसीआर ने पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी, जिस कारण से चुनाव आयोग को तेलंगाना विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ कराने पड़े। समय से पहले चुनाव कराने का केसीआर का फॉर्मूला काम कर गया और वो बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौट आए। केसीआर समय से पहले विधानसभा चुनाव करवाने की पेशकश कर सकते हैं। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं और इसमें सफल भी हुए थे। यानी तेलंगाना की सत्ता पर बैठने का जो सपना बीजेपी सजा रही है वो पूरा होना मुश्किल है, क्योंकि उसका खेल बिगड़ रहा है। वैसे खेल तो महाराष्ट्र में भी बिगड़ता दिख रहा है, जहां सोमैया को उद्धव के लिए माफिया शब्द इस्तेमाल करना भारी पड़ गया और बागी नेता उन पर बरस पड़े, जिसके बाद उद्धव ने एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेल दिया। तो क्या बोले उद्धव, देखिए रिपोर्ट। जब से उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता गई है, वो बीजेपी और शिंदे गुट पर हमलावर हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने बयानों के जरिए बागियों को साधने की कोशिश भी करते हैं, जिसके चलते दावे किए जाते हैं कि बागी वापस भी आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से किरीट सोमैया के उद्धव को माफिया कहने पर बागी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा, उसे देखकर लगता है कि उद्धव का इमोशनल कार्ड कभी भी काम कर सकता है। यही कारण है कि उद्धव लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच एक बार फिर उद्धव ने बागियों को साधते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अभी भी बागी विधायकों को अपना मानते हैं। उद्धव ने कहा, बागी विधायक कहते हैं कि वो मातोश्री से प्यार करते हैं, वो उद्धव ठाकरे से प्यार करते हैं, वो आदित्य ठाकरे से प्यार करते हैं और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जाने के बाद भी आप हमें इतना प्यार करते हैं, मैं इसके लिए आभारी हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायकों को सूरत जाने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें देश भर में घूमने नहीं जाना पड़ता। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग हमें गाली दे रहे थे, तुम जाकर उनकी गोद में बैठ गए, तुम उनसे मिल रहे हो, उन्हें गले लगा रहे हो। वहीं इससे पहले सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा शिवसेना में केवल फूट नहीं डालना चाहती, बल्कि वो पार्टी को नष्ट करना चाहती है। जब तक शिवसेना का अस्तित्व है, वो महाराष्ट्र के 3 भाग करने के अपने सपने को साकार नहीं कर सकते। वो शिवसेना के रहते मुंबई को महाराष्ट्र से मुक्त नहीं कर सकते। यानी बागियों की तरफ से किरीट सोमैया के विरोध ने उद्धव ठाकरे को एक उम्मीद की किरण दी है और उन्होंने एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। ऐसे में देखना होगा कि उद्धव की ये कोशिश कब रंग लाती है। बागियों ने किरीट सोमैया के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए तो उद्धव को भी उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन श्रीलंका की जनता को अब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, क्योंकि श्रीलंका के आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं और आज एक बार फिर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है वहां के हालात, देखिए खास रिपोर्ट में। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में इस वक्त त्राही त्राही मची हुई है। देश की जनता आर्थिक हालात से त्रस्त है। पेट्रोल डीजल खत्म होने की कगार पर है। पेट्रोल पंप पर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
खाने पीने की वस्तुओं, लगभग हर चीज की देश में कमी हो गई है। जनता भूखमरी का शिकार हो रही है। ऐसे में अब जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने आवास को घेर लिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे अपने आवास को छोड़कर भाग गए हैं। बता दें कि इससे पहले 11 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भी अपने पूरे परिवार के साथ भाग गए थे, क्योंकि इसी तरह उग्र भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी आवास को घेर लिया था। वर्तमान हालात को बेकाबू होते देख श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। इसके साथ ही पीएम ने स्पीकर से संसद सत्र बुलाने की अपील की है। राष्ट्रपति के खिलाफ बढ़ रहे विरोध को देखते हुए श्रीलंका SLPP के 16 सांसदों ने एक पत्र में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से तत्काल इस्तीफा देने का अनुरोध किया है। कोलंबो स्थित राष्ट्रपति आवास को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और आवास पर जमकर तोड़फोड़ की है। वहीं दूसरी तरफ रैली के दौरान श्रीलंका की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है। बता दें कि बीते दिन यानी शुक्रवार को श्रीलंका ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने कर्फ्यू लगाने से पहले कोलंबो में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की थी। यानी अब हालात पूरी तरह बेकाबू हैं। ऐसे में गोटबाया अपने पद से इस्तीफा देने को राजी होते हैं या नहीं, और पीएम विक्रमसिंघे कैसे करते हैं हालात नियंत्रण, ये देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात आरबीआई के बड़े ऐलान की। देश में बैंक फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई बड़े उद्योगपति बैंकों के करोड़ों रुपए लेकर देश छोड़ गए, तो कई बैंक डूबने की कगार पर हैं, जहां निवेशकों का पैसा फंसता दिख रहा है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 बैंकों पर बड़ा एक्शन लिया है और उन पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिस कारण से इन बैंकों के खाता धारकों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं। देश के 4 सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने लिया है बड़ा एक्शन। बैंकों के कर्ज देने पर लगा दी है पूरी तरह से रोक। खाते से पैसे निकालने की सीमा भी कर दी है निर्धारित। दरअसल आरबीआई की रामगढ़िया सहकारी बैंक, नई दिल्ली, साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक मुंबई, सांगली सहकारी बैंक मुंबई और शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड तुमकुर कर्नाटक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब दिखाई दी है। इसके बाद आरबीआई ने इन चारों सहकारी बैंकों पर सख्त एक्शन लिया है और कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध 6 महीने तक के लिए लगाए गए हैं। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंध लगाने का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि बैंक की वित्तीय स्थिति सुधरने पर प्रतिबंधों में छूट पर विचार किया जा सकता है। इन चारों बैंकों की खराब हालत को लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि बैंकों ने अपनी वित्तीय स्थिति में ज्यादा कर्ज बांट दिया, जिसमें से बड़ा कर्ज फंस गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये प्रतिबंध 9 जुलाई से लागू हो गए हैं। आरबीआई ने एक नोटिस जारी कर कहा कि आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ये 4 बैंक कोई ऋण नहीं दे सकते हैं या उनका नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा निवेश या नई जमा स्वीकार किया जा सकता है। आरबीआई के निर्देश के तहत इन चारों सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं की तरफ से की जाने वाली निकासी पर भी एक सीमा लगाई गई है। रामगढ़िया सहकारी बैंक और साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक के मामले में प्रति जमाकर्ता 50,000 रुपए है, जबकि सांगली सहकारी बैंक के मामले में ये सीमा 45,000 रुपए प्रति जमाकर्ता है। शारदा महिला सहकारी बैंक के मामले में एक जमाकर्ता अधिकतम 7,000 रुपए निकाल सकता है। इन बैंकों पर प्रतिबंध का सबसे ज्यादा असर बैंक के खाता धारकों पर ही पड़ता दिख रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।